तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग 12th का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डाल लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो ये हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, बराबर है। तो सबसे पहला मुद्दा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। अभी तक आपने जितना भी 11th में चैप्टर्स पढ़े हैं वो आप देखेंगे कि आप सारी चीजें आपको लाइव दिखती हैं। जैसे मान लीजिए स्पीड है तो आपने स्पीड चला है, दौड़ा है, भागा है, गाड़ी चलाई है, बराबर है। उसके अलावा आपने वेलोसिटी को भी फील किया है, मोमेंटम को भी, इंपल्स को भी, फोर्स को भी, बराबर है। प्रेशर को भी, इसको दबाऊंगा तो प्रेशर आ जाएगा, बराबर है। फ्लूइड को भी, फ्लूइड देखा तो पानी आपके सामने है। आपने इलास्टिसिटी देखा तो स्प्रिंग आपके सामने है, बराबर है। ऑर्गन पाइप देखा तो ऑर्गन पाइप आपके पास में है, बराबर। ट्यूनिंग फॉर्क को आप छू सकते हैं। लेकिन 12th में मोस्टली चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ना आप किसी को छू सकते हैं और ना फील कर सकते हैं, बराबर है, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो पहला टॉपिक शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें भी ऐसा ही कुछ है। तो इसमें इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज, और स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो जब तक चार्ज रुका हुआ है और उसकी हम बहुत सारी स्टडी अगर कर रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, बराबर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, और वो भी कब, जब वो स्टैटिक रहेगा। इसके बाद वो जब चलने लगेगा तो चैप्टर आ जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलने लगेगा तो एक प्रॉपर्टी शो करता है वो मैग्नेटिक फील्ड, फिर चैप्टर आ जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर नेचुरल मैग्नेट पढ़ लेंगे, मैग्नेट। उसके बाद वापस से करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वापस से मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट करेंगे तो चैप्टर का नाम आ जाएगा ईएमआई। फिर ईएमआई इंड्यूस हो जाएगा तो उससे जनरेट कर देंगे एसी। फिर आ जाएगा मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स। इन सभी में आप देखेंगे कि कोई भी हमें ना लाइव चीजें नहीं दिखती हैं, बराबर है। ये सब इमेजिन करना है आपको। सो नाउ शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब जैसा कि चैप्टर में हमें दिख रहा है कि सबसे पहला जो टर्म आ रहा है हमारे सामने वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो फिर ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन है। कोई लोग, हम लोग ई लिख सकते हैं या फिर हम लोग इसको क्यू लिख सकते हैं, बराबर है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए अगर हमारा चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो जब तक बेटा ये रेस्ट कंडीशन में होगा ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रेस्ट में क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ही प्रोड्यूस करेगा, बराबर। और मान लीजिए अगर यही चार्ज अब भागने लगा, यानी एक्सेलरेट करा दिया हमने, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। यानी उसके पास अब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होगी और वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहला, अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो भगाने लगे, हम लोग उसको एक्सेलरेट करने लगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बराबर। तो सबसे पहला मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, बराबर है। चार्ज क्या है, हम बोलते हैं ना, हम चार्ज हो गया, ये बॉडी चार्ज है। ठंडी आई थी तो हम लोग छूते तो ऐसा करंट लगता था, बराबर। तो चार्ज का मतलब क्या है, तो चार्ज इट इज ए
प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है जस्ट, किसकी प्रॉपर्टी? सारे मैटर्स की प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस भी बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस भी करता है ये, प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रोड्यूस होती हैं प्रॉपर्टीज, वो सिर्फ बिकॉज ऑफ चार्ज होती हैं। अगर कोई बॉडी चार्ज है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, बराबर है। या तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड खुद फील करेगा, या तो किसी दूसरे को कराएगा, बराबर है। तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर यानी हम सब, कोई भी बॉडी, इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो चार्ज है वो कितने टाइप का होगा? तो ऑब्वियसली बात है कि जो चार्ज है हमारा वो दो टाइप का होगा। पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, बराबर है। पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे तो आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है। वैसे न्यूट्रॉन के पास पॉजिटिव होता है, बराबर है, न्यूट्रॉन, बराबर। तो हमारे पास में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, बट हम अगर यहाँ पर पॉजिटिवली बॉडी या नेगेटिवली बॉडी चार्ज बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। और कोई नेगेटिव बॉडी है, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव बॉडी है। तो मैंने बोला अगर मैं नेगेटिवली चार्ज हूं, इसका मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मैंने बोला पॉजिटिवली चार्ज हूं, प्रोटॉन ज्यादा है, बराबर है। तो कहने का मतलब है कि जिसकी डिफिशियंसी होगी या जिसका एक्सेस होगा, उससे डिसाइड होगा कि वो बॉडी पॉजिटिव है या फिर वो बॉडी नेगेटिव है। मान लीजिए अगर यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन थे, बराबर है, तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। तो इस केस में जो बॉडी है वो न्यूट्रल हो गई। लेकिन यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट कर दिया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, तो आपको मालूम है कि यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन आपने दो प्रोटॉन एक्सेस कर दिए कोई मैटर में, तो हमारे पास अब ऑब्वियसली बात है कि एक्सेस ऑफ क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा, जिसके कारण ये बॉडी पॉजिटिवली हो जाएगी। वैसे यहां पर अगर एक्सेस ऑफ क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो बॉडी हमारी नेगेटिव हो जाएगी, बराबर है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आई, सबसे पहले हमने देखा कि चैप्टर का नाम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों नाम दिया है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होगा, तब जब हम स्टडी करेंगे तो उस पूरे चैप्टर का नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बराबर। उसके बाद में फिर हमने देखा कि सबसे पहला नाम ही चार्ज है, तो क्यों ना हम चार्ज के बारे में बात करें, तो ई या फिर क्यू लिख सकते हैं। चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें चार्ज के डिफिनेशन की, तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, it produces of or experiences electric and magnetic properties. So now next what, we have two type of charge, first one is positive, second one is negative. अगर मैंने बोला पॉजिटिवली चार्ज हूं तो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और अगर मैंने बोला मैं नेगेटिवली चार्ज हूं तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। एंड नाउ वी हैव फर्स्ट टॉपिक जहां से चैप्टर शुरू होता है, इट इज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड यूनिट्स। तो सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे, यूनिट और पॉजिटिवली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट की बात करें तो बहुत फेमस है, ऐसा यूनिट इज व्हाट, कूलम हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। एंड इसके अलावा बहुत और भी यूनिट्स हैं, जैसे फराडे भी होता है और स्टैटिक कूलम भी होता है। तो आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये ऐसा यूनिट हो गया, आपको पता करके आना है इसका सीजीएस यूनिट, और ये पता करके आना है कि इसका एक और यूनिट होता है, दैट इज व्हाट, फराडे। तो इनके बीच में क्या इंटरकनेक्शन होगा ये आपको पता करके आना है। नाउ सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि चार्ज का फॉर्मूला क्या है, तो चार्ज इक्वल टू व्हाट, आई टी हम लोगों ने पढ़ा था, बराबर है। तो यहीं से हमारे पास आता है, 10th में पढ़ा आपने, आई इक्वल टू व्हाट, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज का यूनिट अगर कूलम है, बट कूलम जो होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है, बराबर है।
तो हम इसके ना अदर यूनिट्स भी यूज करते हैं। इसके जो अदर यूनिट्स हैं उसमें आएगा माइक्रो यानी मिलीकुलम, या फिर माइक्रोकुलम, नैनोकुलम, या फिर पिकोकुलम। अब इनका कन्वर्जन क्या है? माइक्रो का मतलब होगा 10 की पावर -3 कुलम, माइक्रो मतलब -6 कुलम, नैनो मतलब -9 कुलम, और पिको मतलब 10 की पावर -12 कुलम। अब इतनी छोटी छोटी यूनिट क्यों बनाई, वो आपको पता चलेगा। जैसे हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, -1.6 10 की पावर -19 कुलम होता है। तो ठीक है, ये माइनस तो खैर उसका साइन दिखा रहा है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आएगा 1.6 10 की पावर -19 कुलम। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एक कुलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बराबर है, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कुलम को प्रोड्यूस करेगा। तो बहुत सिंपल है, तो एक कुलम निकालने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे। तो 1 कुलम इक्वल टू 1/1.6 10 की पावर -19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, अब ये कितना आएगा इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात है कि ये ऊपर चला गया तो 1.6 आ गया, आप देख रहे हैं, यानी 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब वो एक कुलम के चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियसली इसके अदर छोटे यूनिट्स हमें यूज करने पड़ेंगे, बराबर है। तो याद रखना है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो करीब 0.625 आता है ये, एंड 10 की पावर कितना हो गया 19। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और इसके बाद में इसकी कैलकुलेशन, इसमें मैं श्योर नहीं हूं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, वैसे लगभग सही है ये। तो याद रखना है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, बराबर है बेटा, तो याद रहेगा। तो पहला हमने देखा इसका यूनिट क्या होता है, सीजीएस में स्टैटिक कूलम होता है, बट आप पता करके आएंगे इसका इक्विवेलेंट कूलम के साथ कितना होगा। एक और यूनिट है इसका फैराडे, इसको प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं हम, इसका कन्वर्जन क्या होगा ये भी आप पता करके आएंगे। तो यहाँ इसके बाद अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। एक्चुअल में चैप्टर शुरू होगा आपका कूलम्स लॉ से, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है पहली, सेकेंड प्रॉपर्टी की फर्स्ट। सो वी हैव फर्स्ट प्रॉपर्टी, वी हैव फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि चार्ज हमेशा याद रखना है इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, मतलब तो जैसे हम पढ़ते थे एनर्जी कंजर्व, मतलब एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही सिर्फ ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू, वैसे चार्ज का भी है। चार्ज ना तो आप जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अगर मैंने इसे हाथ रब किया तो बहुत सारे चार्ज इस हाथ से इधर और इधर से इधर पहुंच गए होंगे, बराबर है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है वो उतने ही रहेंगे, बराबर। सो नाउ चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हो गई कितनी प्रॉपर्टी, फर्स्ट। नाउ वी हैव सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि चार्ज हमेशा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्या है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालना चाहें, बराबर है, तो वो हमेशा प्लस माइनस एनी के बराबर होगा, बराबर। वेयर एन इज ए इंटीजर नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6। यानी मान लीजिए अगर किसी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से मल्टीप्लाई ई का कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा, बराबर है। या फिर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Q डिवाइडेड बाई ई कर दो, तो भी हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, बराबर। इतना बहुत सिंपल है। तो यहाँ टोटल चार्ज और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1.6 10 की पावर -19 के बराबर होता है। माइनस किस में, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के केस में कितना हो जाएगा ये 1.6 10 की पावर माइनस, बट ये प्लस और वो माइनस। सिमिलरली मास की बात करें, ये भी पता होना चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 kg होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है, बराबर है। अगर मान लीजिए अल्फा पार्टिकल की कभी बात हो तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। वैसे चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ
चार्ज ऑन व्हाट, प्रोटॉन होता है, बराबर है। तो ये चार दो तीन बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक कोई शक वाली बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सही है क्या? क्या क्या प्रॉपर्टी बताई हम लोगों ने? हाँ, और उसके बाद समझ में आया? बढ़िया। इसी तरीके से हमारे पास में एक लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल, यानी इसको आप हमेशा क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। बहुत मेथड है, जैसे रब करना, फ्रिक्शन करना, कंडक्शन, इंडक्शन, बराबर है। ऐसे बहुत मेथड है। आपने वीडियो देखा होगा, एक ऐसे कंबल से निकालते हैं बॉडी के ऊपर और वो गैस के ऊपर छूता है हाथ से तो उसमें आग जल जाती है, बराबर है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है चार्ज को ट्रांसफर करने की। तो क्या क्या प्रॉपर्टी हुई भाई? पहली प्रॉपर्टी आई, ये तो हमने यूनिट देखा। वी हैव फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट? चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और इसके अलावा सारे के ऊपर सारे चार्ज देखे, और चार्ज हमेशा क्या होगा? ट्रांसफरेबल होगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। नाउ वी हैव लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर। याद रखना है कि अगर हमारे पास लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस अगर हैं तो वो आपस में हमेशा क्या करेंगे? रिपल करेंगे, बराबर है। और अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस होंगे, जैसे एक प्लस और एक माइनस, तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, बराबर। तो चलिए, चार प्रॉपर्टी के बाद चार्ज की कहानी खत्म हो गई। कोई पूछेगा चार्ज क्या है? तो चार्ज का मतलब है कि ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी की चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। दूसरी प्रॉपर्टी के हमेशा ये क्वांटाइज्ड होता है, ये इंटीजर होना चाहिए नंबर, बराबर है। फ्रैक्शन में आया तो फिर गलत हो जाएगा मामला, ठीक है। फ्रैक्शन में थोड़ी ना हो सकता है। 2.3 कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे। बट कभी भी ऐसा 2.1 या फिर 7/2 ऐसा नहीं होगा, बराबर है। अगर मान लो गलती से ऐसा आंसर आया भी तो आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, बराबर। सुनाओ, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल, और तीसरा है चौथा, लाइक चार्जेस हमेशा रिपल करेंगे और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, बराबर है। समझ में आई थी बात? सुनाओ, अब हमारा ये चैप्टर यहां से एक्चुअल में शुरू होगा जो हम अब पढ़ने वाले हैं, बराबर है। तो फर्स्ट वी हैव टॉपिक, चैप्टर का नाम में बहुत बढ़िया टॉपिक आता है। सबसे पहला नाम है कूलम्स लॉ। तो हेडिंग डाल दीजिए, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ था वैसे ही हमारा कूलम्स लॉ है। बड़ा आसान और बहुत बढ़िया, यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होता है, बराबर है। तो क्या है ये कूलम्स लॉ? कूलम्स साहब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी दो चार्जेस हैं, और मान लेते हैं कि अगर ये दो चार्जेस हमारे पास हैं और इन दो चार्जेस में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है कि यहां पर हम लोगों ने एक Q1 चार्ज ले लिया, बराबर इतना, और यहां पर हम लोगों ने एक और चार्ज Q2 ले लिया, बराबर डन। कितने चार्ज हमारे पास? दो चार्ज है। पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, बढ़िया। और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो हमने R ले लिया, बराबर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमारे पास दो चार्जेस लाइक होंगे तो रिपल करेंगे और अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर दोनों चार्जेस मैंने कैसे लिए हैं बोलो? पॉजिटिव लिए। तो अगर पॉजिटिव लिए तो ये दोनों आपस में रिपल करेंगे, ये तो पहले से पता था। तो कूलम्स लॉ ने बताया कि रिपल करेंगे, ठीक है, बट कितने फोर्स से करेंगे ये हम पता कर सकते हैं। कितने फोर्स से वो रिपल करेंगे या कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट करेंगे, ये हम पता करेंगे कूलम्स साहब से। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि मैं नहीं, कूलम्स साहब बोलते हैं कि फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स साहब बोलते हैं कि इनके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसका नाम हम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे हमारे पास था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास, वैसे ही हमारे पास कूलम्स लॉ है बिटवीन टू चार्जेस। सुनाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी एफ, इन्होंने बोला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। अब जिनका 11th अच्छा है वो रिलेट कर पाएंगे, बराबर है, आपको तकलीफ ही नहीं आएगी, इसलिए 12th का सिलेबस जल्दी होता है, बराबर। तो चार्ज
मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू कम और इसकी वैल्यू, या इसकी ज्यादा और इसकी कम है। दोनों फोर्स एक्सपीरियंस सेम करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट पे डिपेंड है, एक पे नहीं, बराबर है। मान लीजिए इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 10 है, बट प्रोडक्ट करके तो 10 ही आएगा ना, तो प्रोडक्ट पे डिपेंड है, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन फोर्स एक्सपीरियंस सेम होगा। सो नाउ इट इज ऑल्सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि 1/r² हमेशा की तरह, बराबर। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो ये हो जाएगा Q1 Q2 एंड होल डिवाइडेड बाई व्हाट, r²। हमेशा की तरह जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो अगर मैं यहां पर कांस्टेंट लगा दूं तो कांस्टेंट आता है k टाइम्स Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई व्हाट, r², बराबर है। मुझे अब यहां पर एक k भी डिफाइन करना होगा, तो वेयर k is a constant which is equal to 1/4 pi epsilon naught। क्या नाम है इसका, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो नाउ दिस एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, इसकी वैल्यू है, अगर सारी वैल्यू डाल दें तो 9 इंटू 10⁹ और ये SI यूनिट में आ जाएगा, बराबर है। नाउ एप्सिलॉन नॉट का जो नाम है वो होगा परमिटिविटी, परमिटिविटी इन वैक्यूम। अब ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, तो पता है अपने को कितना आएगा, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻⁹ नहीं, कितना आएगा बताओ, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, बराबर है। और हमारे पास इसकी यूनिट अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यूनिट यहां से देखो जरा, अगर ये एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा तो ये इधर गया और ये इधर गया, तो कूलम स्क्वायर, बराबर है, डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डन। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। F इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई व्हाट, r²। तो भाई जिसको डायमेंशन निकालना है वो एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन r²। तो आप लोगों को पता है चार्ज का मतलब IT, तो I2 T2, 4 पाई का होगा नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है। फोर्स का अपने को पता है L1 M1 T-2, r² का कितना, तो L1 और L2 मिला के कितना हो गया, L3। तो अगर ये L3 हो गया तो आंसर आ गया L-3 M-1 T⁴ और हमारे पास I2, ठीक है, डन। अब ये लिखा ही है परमिटिविटी इन वैक्यूम, यानी कि फिलहाल हम बातें वैक्यूम के बारे में कर रहे हैं। जब मीडियम में आएगा चार्जेस, जैसे ये हमारा एयर है, बराबर है, तो एयर और वैक्यूम के लिए तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम किसी मीडियम में जाएंगे, जैसे पानी में चले गए या फिर किसी और लिक्विड में चले गए, वहाँ चार्जेस के बीच में देखेंगे, तो उस केस में हमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसका नाम है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये क्या हो गया, ये हो गया परमिटिविटी इन वैक्यूम और ये परमिटिविटी इन मीडियम। तो ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, बराबर है। रिलेटिव परमिटिविटी अगर हमें पता है, जैसे मान लीजिए किसी मीडियम का 2 है और इससे मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो उस मीडियम का एप्सिलॉन आ जाएगा, बराबर है। और ये एप्सिलॉन जो दिख रहा है आपको बार बार, ये एक्चुअली में दो मीडियम के बीच में रिलेटिवली डिफरेंस बताता है, कंपैरिजन करके बताता है कि क्या होने वाला है, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। बाकी यहां तक कूलम्स लॉ है, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए कि फोर्स हमेरा वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो कॉमन सी बात है कि हमें यहां पर अगर हम देखें तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन। तो ये इससे दूर भागना चाहेगा कि पास आना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा, तो मैंने दूर भगाते हुए नाम लिखा इसका कि ये क्या है, फोर्स ऑन 2 एंड ड्यू टू व्हाट 1। सिमिलरली ये भाई साहब के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बोलो डन। तो हमारे पास में आप अच्छे से देख सकते हैं इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा क्योंकि चार्ज दोनों लेने हैं, दूरी दोनों में सेम है, तो डायरेक्शन बट अपोजिट होगा। तो मैं अगर अगली स्लाइड खोलूं तो क्या हम लिख सकते हैं,
तो हमें बहुत अच्छे से लिखना आएगा कि अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा होगा बोलो, सेम होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी हमें पता है, दैट इज व्हाट, k टाइम्स q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेयर k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इन सारी वैल्यू को अगर डालेंगे तो एक बढ़िया सा कैलकुलेशन है, 9 × 10⁹ और ये SI यूनिट, बराबर है। अब SI यूनिट में क्या है, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, तो जो एप्सिलॉन नॉट है उसका उल्टा यूनिट कर देंगे तो k का यूनिट आ जाएगा, बराबर है। अगर आप ध्यान से देखें तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम आया, लेकिन अगर हम वेक्टर फॉर्म देखना चाहें तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन। बोलो सही है क्या, माइनस का क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस स्लाइड में ये अगर इधर जा रहा है तो ये वाला इधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर दोनों के बीच में माइनस साइन लगा दिया, बराबर है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप इन दोनों वैल्यूज को लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, तो बहुत आसान है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू क्या लिखना चाहेंगे आप, 2, तो ये आएगा, बोलो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो है ही, बराबर है। किसी का डायरेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से, तो यूनिट वेक्टर का मतलब आर कैप लिख सकते हैं, बोलो सही है। तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थोड़ा इसको और स्पेसिफाई करें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बाय आर वेक्टर, और ये हो जाएगा क्यूब, और यहां लिख सकते हैं हम आर वेक्टर। देखो अगर आप इन दोनों को कैंसिल करोगे ना तो आर स्क्वायर ही आएगा, बराबर है, बट ये डायरेक्शन बताने में हमारी हेल्प कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने, तो हम इसका नाम देंगे कि जैसे अगर आपने फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 निकाला, तो डिस्टेंस हम कहाँ से निकालेंगे, फ्रॉम 2 to 1, बराबर है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, मान लीजिए अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं और मैंने बोला कि मैं अगर फोर्स 1 पे निकाल रहा हूं बिकॉज ऑफ 2, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ चार्ज एक और रखा हुआ है कितना, तो इसकी दूरी यहां से अलग हो जाएगी, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो दूरी है वो Q2 से है ना कि Q3 से है, बराबर है। तो यू हैव टू डिसाइड कि अगर हम फोर्स ऑन 1 निकाल रहे हैं तो यू हैव टू टेक डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1, बराबर है, क्योंकि वहां और भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी वी हैव टू टेक डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं यहां पर लिखूं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो सिमिलरली क्या लिखेंगे बताओ भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस वी हैव टू टेक फ्रॉम व्हाट, 1 to 2, तो ये कितना आ जाएगा क्यूब, और साथ में R12। तो ये लिखने का तरीका है वेक्टर फॉर्म में, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर है। और यहाँ पर दिख रहा है 2 1 और 1 2, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि कॉमन सी बात है कि अगर डिस्टेंस हम 2 to 1 ले रहे हैं तो हमें ऐसे आना पड़ेगा, और अगर डिस्टेंस हम 1 to 2 ले रहे हैं तो हमें ऐसे आना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो अब फिलहाल यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, बराबर है। तो बहुत अच्छा है, मजा आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म होने के कारण हम ऐसा लिखा, तो क्या हुआ, कूलम्ब्स लॉ पूरा समझ में आया। तो कूलम्ब साहब क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जिनके बीच का दूरी पता है, तो हम उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि रिपल्शन भी हो सकता है या अट्रैक्शन भी हो सकता है, फिलहाल इस केस में क्या होगा, रिपल्शन। अगर ये दोनों को मैं प्लस और माइनस कर दूं तो अट्रैक्शन हो जाएगा, ऐसे आएगा, बराबर है। इसके अलावा दोनों नेगेटिव कर देंगे तो फिर से सिमिलरली ऐसा ही केस बन जाएगा, बराबर। तो याद रखना है कि अगर हमारे पास प्लस प्लस है, अगर हमारे पास क्या है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो क्या करेगा, या माइनस क्यू क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, बराबर है। और एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, या फिर ये माइनस है ये वाला प्लस है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बट अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो, दोनों ही ना फोर्सेस हैं, बराबर है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के का वैल्यू कितना, 9 × 10⁻9, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10⁻−12 c² बाई न्यूटन
मीटर स्क्वायर, और हमने देखा ये वाला सारा वेक्टर फॉर्म, बराबर। लेकिन मान लीजिए अगर किसी चार्ज के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ व्हाट, फोर्स, है ना। तो सुपरपोजिशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर हमारे किसी पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे फोर्स काम करेंगे बिकॉज ऑफ मेनी चार्जेस, तो आपको सारे फोर्सेस को वेक्टर सम करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें सुपरपोजिशन में वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, बट यहाँ Q2 भी है, और Q3 भी है, और Q4 भी है, और Q5 भी है, और सारे की वजह से मैं किसके ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूँ, Q1 पे निकालना चाहता हूँ कि भाई साहब ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमें चुपचाप क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑन 1, तो मैं यहाँ पे ड्यू टू 2 प्लस ड्यू टू 3 प्लस ड्यू टू 4 प्लस ड्यू टू 5 कर दूंगा। बोले ये सुनो, लेकिन डायरेक्ट एडिशन नहीं, वेक्टर एडिशन करूंगा, बराबर है। तो वेक्टर एडिशन तो बहुत बातों पे डिपेंड करता है कि भैया दोनों चार्जेस प्लस है माइनस है, या दोनों सेम डायरेक्शन पे फोर्स कर लग रही है क्या, अपोजिट लग रही है क्या, एंगल बन रहा है क्या। अगर सेम डायरेक्शन पे काम करेंगे तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस कर देंगे। और एंगल बनेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेललोग्राम। विदाउट पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन नहीं होगा अगर दोनों के बीच में एंगल है तो आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। 4 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन इक्वल टू 10 न्यूटन, देखना पड़ेगा। हो सकता है ये भी आंसर हो, किस केस में, जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो, अदरवाइज नहीं, बराबर है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुपरपोजिशन का एक प्रॉब्लम मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम आता है कि लेट्स सी हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बराबर है। और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर हम ध्यान दें तो मैंने यहां पर चार्ज ले लिए। पहला यहां पे चार्ज लिया Q1 जिसकी वैल्यू Q ही है, और यहां पर लिया Q2, इसका वैल्यू भी यहां पर Q ही है, और यहां पर लिया Q3 और ये भी Q है। तीनों का साइड अगर A है तो मैंने पूछा कि फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो आप मुझे बताइए कि रिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो क्या इसको आप बना सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल तीनों कितने हो जाएंगे, 60। ये प्लस दोनों आपस में क्या करेगा, रिपल। ये प्लस क्या करेगा, रिपल। तो अगर ये Q1 है तो नाम F1, ये Q2 है तो नाम F2, तो इनका रिजल्टेंट इसका डायगोनल होगा, और डायगोनल का आपको मालूम है कि रिजल्टेंट होता है अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो यार गेटिंग आंसर, बराबर है। तो इसको आपको घर से निकाल के लाना है, और इसके आगे का जो लेक्चर है हम वो कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप स्लाइड से पूरा लिख लें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड टेक केयर। इसके आगे के पार्ट का वेट करें और हम लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।